नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपका संजय मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम फंडिंग पर सरकार को झटका में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पर बैन लगा दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, जबकि देश के सभी मतदाताओं को राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है और ये जाता कहां है। इसी बीच कोर्ट ने यह भी माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता जानने का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है। सीजेआई ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी उजागर न करना मकसद के विपरीत है। वहीं इस पूरे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनाते हैं। Term effect on our electoral democracy, the Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So, not only the electoral bond scheme, but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. The State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds, and all this information will have to be submitted to the Election Commission, who will have to display it on a public website so that the people come to know who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political party. इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने आज बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि पिछले 5 सालों में यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू होने के बाद से उसने किस पार्टी को कितने चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं, इसकी जानकारी वो मुहैया करवाए। अदालत ने कहा कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का विवरण 3 सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन को देना होगा। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को यह भी निर्देश दिया कि वो चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करे। आपको बता दें कि इस योजना को केंद्र की मोदी सरकार ने 2 जनवरी साल 2018 को अधिसूचित किया था, जिसके मुताबिक चुनावी बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई खरीद सकती थी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। दरअसल जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29(a) के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां ही चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के लिए पात्र थे। शर्त बस यही थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो। आपको यह भी बता दें कि चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकता था। बॉन्ड खरीदने के पखवाड़े भर के भीतर संबंधित पार्टी को उसे अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा करने की अनिवार्यता होती थी।
यदि पार्टी इसमें विफल रहती है तो बॉन्ड निरर्थक और निष्प्रभावी यानी रद्द हो जाता था। इसे लागू करने के पीछे मकसद यही था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और अन्य संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिया करती थीं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंकों में भुनाकर रकम हासिल कर लेते थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु में थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड का सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यहां आपको यह समझना जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस इस बात पर थी, इस बॉन्ड के जरिए किसी भी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए या नहीं। इससे पहले 2 नवंबर को कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी। उस दौरान कोर्ट ने सरकार के उस तर्क पर अपनी असहमति जताई थी जिसमें यह कहा गया था कि वोटर्स को चंदा देने वाले की पहचान जानने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चंदा देने वालों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना नियमों के खिलाफ है, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। सुनवाई के दौरान पुख्ता जानकारी न रखने पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी अपनी नाराजगी जताई थी और कहा था कि चुनाव आयोग इस बात की जानकारी दे कि 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कुल कितना पैसा मिला है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक साल 2017 से साल 2022 के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए का चुनावी बॉन्ड बेचा है। इसमें सबसे ज्यादा पैसे भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। बताया जा रहा है कि अंग्रेजी अखबार को यह जानकारी साल 2023 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के जरिए प्राप्त हुई थी। उक्त अखबार के मुताबिक साल 2017 से साल 2022 तक बिके बॉन्ड्स के पैसों में 57% पैसे भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, जबकि 10% पैसे कांग्रेस पार्टी को मिले थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 5,271.97 करोड़ रुपए और कांग्रेस पार्टी को 952.29 करोड़ रुपए मिले थे। इलेक्टोरल बॉन्ड से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 767.88 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि बीजू जनता दल को 622 करोड़ रुपए, वहीं डीएमके को 431.50 करोड़ रुपए, एनसीपी को 51.15 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को तकरीबन 48.83 करोड़ रुपए, वहीं नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को 24.4 करोड़ रुपए मिले थे। बहरहाल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई कर रहे सभी जजों ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि 2 अलग अलग फैसले हैं। एक उनके द्वारा लिखा गया है जबकि दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा लिखा गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों फैसले सर्वसम्मति से हैं। अपना फैसला सुनाते हुए सीजीआई ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। बहरहाल इलेक्टोरल बॉन्ड पर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया है वो पूरी तरह से जनता के हितों की रक्षा करता है, और यह फैसला हर उस व्यक्ति के लिए है जो लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष के नागरिक हैं। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।